dear student, Challenges morning. Welcome to Challenges Academy. In the last lecture we have covered types of respiration. Last lecture में हमने देखा aerobic respiration कैसे occur होता है and anaerobic respiration कैसे occur होता है. By discussing those two types of respiration, aerobic and anaerobic, major जो differences है in aerobic and anaerobic respiration are, first is aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. ये very much important है. Listen carefully. रिवीजन रिवाइज कर रहा हूं मैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. तो मेजर जो डिफरेंसेस है दोनों में, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें पहला जो डिफरेंस है वो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. In aerobic respiration there is a complete oxidation of the glucose. Aerobic respiration में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. ऑक्सीडेशन होना यानी कि कंप्लीटली वो ब्रेकडाउन होना. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा. ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है. राज की बात है, 38 एटीपीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ओनली 2 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ही कम है ना. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, इसकी वजह से ओनली 2 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है. एंड लास्ट जो डिफरेंस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में. ग्लाइकोलाइसिस जो फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है. एंड क्रेब्स साइकिल, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो थर्ड स्टेप है, सेकंड और थर्ड स्टेप, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल के अंदर कंप्लीट होते हैं. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो उसका ऑकरेंस जो है कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में ही होता है. माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोई ऑर्गेनेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंप्लीशन के लिए, मतलब एटीपी के फॉर्मेशन के लिए. ये सब हमने पढ़ा है. इस लेक्चर में, इस सेशन में, इस एपिसोड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स. डिफरेंट कंपोनेंट से एनर्जी कैसे मिलती है? अरे कैसे मिलती है? जब हम फूड इंटेक करते हैं, फूड के अंदर क्या होता है? क्या होता है? प्रोटीन्स होता है या फैट्स होंगे, लिपिड्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो इंस्टेंट एनर्जी हमें देती है. एनर्जी को किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं? एटीपी के फॉर्म में. वो एटीपी बनता कैसे? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से, वो हमने डिस्कस किया है. तो वो एनर्जी को ऑब्टेन करने के बाद क्या होता है वो वी हैव टू डिस्कस. ओके, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्सेस मैंने ऑलरेडी इन वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था. वेजिटेबल्स है, पोटैटो, स्वीट पोटैटोस, मिल्क, ये सब क्या है? सोर्सेस है. वेरियस अदर सोर्सेस भी कार्बोहाइड्रेट्स के जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, यानी कि इंस्टेंटली एटीपी मिलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं. प्रोटीन्स जो है और एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब जब हम फूड इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट सब उसके अंदर रहेगा तो तुरंत उसका उससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एनर्जी मिलेगा. जितना रिक्वायर्ड है उतना बॉडी क्या करेगा? एटीपी को प्रोड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट से. और उससे भी ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आपने इंटेक किया है, जब फूड इंटेक करते हैं तो हमें ज्यादा तो करते हैं क्योंकि 3-4 घंटे के बाद 3-4 आवर्स तक हमने क्या करना है? रुकना है. लगातार 1 घंटे के बाद खाना खाएंगे तो लोग मम्मी पापा डांटेंगे, तो उससे अच्छा हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं? गैप लेते थे 3 to 4 आवर्स का. तो जैसा हमें भूख लगती है, वी इंटेक फूड, और भूख लगा मतलब एनर्जी की नहीं है, एनर्जी नहीं बॉडी के अंदर, तो एनर्जी को तुरंत बनाया जाता है जो अपन कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं. एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको स्टोर किया जाता है लीवर एंड मसल्स में. लिसन केयरफुली, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसको स्टोर किया जाता है लीवर एंड मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. एंड कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन होके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. एंड ग्लूकोज है उसके अंदर, इसका मतलब एटीपी बनेगा. तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है जो अभी तुरंत रिक्वायर्ड नहीं है उनको लीवर और मसल में स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ये रहा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म
बारे में जो इंस्टेंट एनर्जी के सोर्सेस है। नेक्स्ट जो प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स के सोर्सेस पहले डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स हमें कैसे मिलता है? ऑब्वियसली फूड के थ्रू मिलता है, बट कौन से ऐसे फूड के आइटम जिससे हमें प्रोटीन्स मिलता है? मिल्क हो गया, मिल्क, योगर्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सब में प्रोटीन्स होते हैं। उसके साथ साथ जो अपन दाल वगैरह खाते हैं, दाल सारे टाइप के, उसके साथ लेग्यूम्स, बीन्स, नट्स, ये सारे सीड्स, इन सब में हमें प्रोटीन की मात्रा होती है जो हम लोग इंटेक करते हैं। एंड बॉडी के ग्रोथ एंड मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके साथ साथ अगर हम लोग नॉनवेज फूड की अगर बात करें तो चिकन में, फिश में, एग्स में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। प्रोटीन ये एनर्जी का सोर्स होता है। तो प्रोटीन्स एक्चुअली क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। बड़ा मतलब ये मत सोचो कि सर कितना बड़ा, अपने विजिबल नहीं तो होगा, इससे विजिबल नहीं होगा। बड़ा ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा, वो माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कभी देखा है कि आपने ऊपर ऐसे नहीं देखा, प्रोटीन्स को कभी देखा नहीं देखा, जब सुनते हो मतलब वो कंपाउंड वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल है, बट इतने लार्ज नहीं है कि जो अपन ओपन आई से उनको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक में भी वो लार्ज है, यानी कि बहुत सारे एटम से, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड से वो मॉलिक्यूल बनता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट से मैक्रो मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज से, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज से बने होते हैं, उसी तरह प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल, तो आपको पता है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो लार्ज मॉलिक्यूल है which is formed by thousands or different types of amino acid. Many amino acids are combined together. Many amino acids के between chemical bonding से प्रोटीन इस लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज से होता है। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्या? प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन मतलब ऐसे प्रोटीन जिनके सोर्सेस एनिमल्स है, मतलब ऐसे प्रोटीन जो एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एनिमल में फॉर्म होते हैं, उन प्रोटीन्स को फर्स्ट क्लास प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है। फर्स्ट क्लास और कंप्लीट प्रोटीन किनको? 10 प्रोटीन जिनके सोर्सेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स, और द प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन। पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी इतना एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने बताया था पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उसी तरह प्रोटीन से भी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। अच्छा, ये तो हम सब समझ चुके हैं। जैसे मैंने बोला फूड के अंदर जो प्रोटीन से जब वो इंटेक करते हैं उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब यानी कि उनका ब्रेकडाउन होगा। जब प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होंगे तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनेगा, बिकॉज़ प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। मैनी अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। जब प्रोटीन्स का डाइजेशन जब ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटीन किसमें डिवाइड हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स में। एंड वो अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू वेरियस सेल्स में, टिश्यूज में एंड ऑर्गन में। लिसन केयरफुली, प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा उनको अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा एंड वो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वेरियस ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सेल में। एंड वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन जब अमीनो एसिड को रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा? उन अमीनो एसिड को यूज करके नेसेसरी प्रोटीन्स को जो उनको रिक्वायर्ड है, उनके फंक्शनिंग के लिए, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, उस प्रोटीन्स को वो अमीनो एसिड को यूज करके क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया है। अमीनो एसिड्स जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्किन में विद द हेल्प ऑफ ब्लड, उससे कौन से प्रोटीन बनते हैं? मेलानिन, केराटिन प्रोटीन। फिर से सुनो, अमीनो एसिड्स जो स्किन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू, उससे कौन से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है? मतलब स्किन मेलानिन और केराटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। मेलानिन ये स्किन जो कलर होता है ना अपना, जो कोई गोरा होता है, काला होता है, सांवला होता है, तो वो कलर कैसे आता है? इस प्रोटीन की वजह से, इस पिगमेंट की वजह से। तो इसका फंक्शन हो गया। केराटिन प्रोटीन जो हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, मतलब नेल्स का फॉर्मेशन जो है वो केराटिन प्रोटीन से होता है। तो इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोटीन हमें खाना चाहिए ना,
इससे तभी तो हेयर का ग्रोथ होगा, नेल्स का ग्रोथ होगा, स्किन कलर रिफ्लेक्ट करेगा, बराबर, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो उसके साथ साथ बोन्स में जो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू, उससे ऑसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ऑसिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है बोन के फॉर्मेशन के लिए, बोन्स के ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ अदर जो सेल्स में प्रोटीन का जो अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे वेरियस प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए, सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, समझो ये सेल है, इसका जो ये मेम्ब्रेन, इसके अंदर पूरा सेलुलर कंटेंट रहेगा, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए जितने प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो सारे प्रोटीन फॉर्म होते हैं विद हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। पैंक्रियास एक ग्लैंड है, बराबर, पैंक्रियास में इंसुलिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है विद हेल्प ऑफ अमीनो एसिड जो ब्लड के थ्रू आ रहा है। इंसुलिन आपको पता है, क्या पता है? इंसुलिन ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, उसके लेवल को मेंटेन रखता है। एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन ये डिफरेंट अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है, ये उसका रोल है। उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट ग्लैंड अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का पार्ट बोल सकते हैं, जो वेरियस हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड को यूज करता है। मसल्स में जो मसल्स होते हैं, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होता है ना, वो इस प्रोटीन से होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, और वो डिफरेंट अमीनो एसिड से बनकर जो ब्लड के थ्रू आ रहा है मसल्स में। और ब्लड के अंदर ब्लड के थ्रू तो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बट ब्लड के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। ये हीमोग्लोबिन ये ब्लड का इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कंपाउंड है। और उसके साथ साथ एंटीबॉडीज क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या वायरस या कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, उसको किल करते हैं एंटीबॉडीज, तो उसके फॉर्मेशन भी होना जरूरी है, जो डिफरेंट अमीनो एसिड से होता है, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं लिपिड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो, नेक्स्ट जो सोर्स एनर्जी का, वो लिपिड्स है। बिफोर स्टार्टिंग विद द लिपिड्स, प्रीवियस इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? प्रोटीन्स। उसके पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। जब फूड इंटेक करते हैं उससे एटीपी बनता है, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टोर किया जाता है लिवर और मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बट प्रोटीन्स का जो एक्सेस अमाउंट है उसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि उसको ब्रेक डाउन किया जाता है अमोनिया में। एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन को क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है अमोनिया में, एंड अमोनिया को आउट ऑफ द बॉडी रिलीज किया जाता है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के थ्रू अमोनिया को क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करते हैं, बिकॉज अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो एक मैक्सिमम एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन में उसका प्रेजेंस नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। In some cases, if necessary, अगर जरूरत पड़े तो जो प्रोटीन्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन्स हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है अदर यूजफुल सब्सटेंसेस में, जिस फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, अगर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं बट प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए सम केसेस में नेसेसरी क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है, देन कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर प्रोटीन्स को जो एक्सेस है उसको अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में डिनोवो मिनरल एक ऐसा मिनरल है जिसको यूज करके प्लांट्स डिफरेंट अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और अमीनो एसिड बन गया मतलब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो रूबिस्को प्रोटीन होता है। रूबिस्को प्रोटीन होता है, एक ऐसा प्रोटीन है नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहने वाला जो प्रोटीन है, बिकॉज नेचर में सबसे ज्यादा प्लांट्स है, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन ओनली कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो सब नेचर में अब्यूंडेंट या लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो रूबिस्को है इन प्लांट्स में। और एनिमल्स की बात करें तो कोलेजन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। यहाँ पे प्रोटीन्स की बात खत्म होती है। नेक्स्ट जो सोर्स एनर्जी का वो लिपिड्स है। लिपिड्स आर आल्सो मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल which are formed by fatty acids and alcohol। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बनते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं, उसी तरह लिपिड्स आर मेड अप बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। Per gram of
ऑफ लिपिड से 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। पर ग्राम ऑफ लिपिड से, पर ग्राम ऑफ कार्बन से 4 किलो कैलोरी, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एंड पर ग्राम ऑफ लिपिड से 9 किलो कैलोरी इतना एनर्जी मिलती है। जब लिपिड्स का डाइजेशन होगा, यानी कि लिपिड्स का जब ब्रेकडाउन होगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? किसमें ब्रेकडाउन हो जाएंगे? फैटी एसिड और अल्कोहल में। जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा या ब्रेकडाउन होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, बिकॉज़ वो ग्लूकोज से बने हुए हैं। जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएंगे, बिकॉज़ दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सिमिलरली लिपिड्स का जब डाइजेशन होगा, जब ब्रेकडाउन होगा, उससे फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल फॉर्म होगा एंड वो अल्कोहल फैटी एसिड ब्लड के थ्रू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन तक रीच होगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एंड वो ऑर्गन टिश्यू सेल क्या करेगा? उस फैटी एसिड को, अल्कोहल को यूज करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के लिए, सेल के लिए जो कंपाउंड रिक्वायर्ड है, उस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसका कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। फैटी एसिड से फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये पूरा सेल का जो मेम्ब्रेन, जो कवरिंग है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोलिपिड जरूरत है। वो कैसे मिलेगा? लिपिड से। लिपिड जब ब्रेकडाउन होगा फैटी एसिड से अल्कोहल में, तभी फैटी एसिड से फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन होगा, उससे सेल मेम्ब्रेन बनेगा। उसी तरह इंपॉर्टेंट जो सेक्स हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन एक सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, ये सब सेक्स हार्मोन्स हैं। उसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? फैटी एसिड होना चाहिए, उसके लिए लिपिड्स जरूरत है, तो फूड के अंदर लिपिड्स भी होना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स, एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स। एक्सॉन्स क्या होते हैं? नर्व फाइबर का जो आपने डायग्राम में से देखा होगा, नर्व फाइबर ऐसा कुछ होता है। तो उनका जो कवरिंग है, वो कवरिंग कैसे फॉर्म होता है? फैटी एसिड से फॉर्म होता है। फैटी एसिड किससे मिलेगा? लिपिड से। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ जो लिपिड्स, जब ये सारे कंपाउंड्स फॉर्म होगा एंड जो एक्सेस अमाउंट ऑफ लिपिड रहेगा, उसको स्टोर किया जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। बॉडी का जो कनेक्टिव टिश्यू, दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेस अमाउंट ऑफ लिपिड को स्टोर किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है मसल और लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो दिस इज ऑल अबाउट लिपिड्स। नेक्स्ट वी डिस्कस करेंगे विटामिन्स। Okay, start with the vitamins. Next जो important energy source है vitamins है। विटामिन्स मेजर सोर्सेस एनर्जी के या मिनरल्स के। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज मेनी टाइम्स आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, हॉट फूड वी कांट ईट ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन और ड्यू टू द अल्सरेशन ऑफ माउथ। माउथ का जो इन्फ्लेमेशन होता है, माउथ में जब अल्सरेशन होता है, अल्सरेशन ऑफ माउथ का मतलब जब मुंह में छाले पड़ते हैं, तो वी कांट ईट हॉट फूड। इसका मतलब अपने बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है, और जब अल्सरेशन होता है माउथ में, मोर स्पेसिफिकली विटामिन सी की कमी की वजह से ऐसा होता है। उसके साथ साथ हेयर फॉल होना वगैरह, ये भी विटामिन की कमी की वजह से होता है। एंड उसके साथ साथ मैंने ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनका नाइट विजन इतना प्रॉपर नहीं रहता है, यानी कि अंधेरे में उनको दिखता नहीं है बचपन से। तो ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन, बॉडी के अंदर विटामिन की कमी होने की वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स ऑकर होते हैं। इसलिए विटामिन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाइट में विटामिन जरूर होना चाहिए, डेली फूड के अंदर होना चाहिए। तो विटामिन्स क्या एक्चुअली दे आर हेटेरोजेनस कंपाउंड्स। हेटेरोजेनस कंपाउंड्स का मतलब होता है दे आर नॉट मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट। एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट से बने नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए उनको हेटेरोजेनस कंपाउंड्स। होमोजेनस और हेटेरोजेनस ऐसे दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। होमोजेनस यानी कि जो बने होते हैं ओनली सिंपल और ओनली फ्यू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड हेटेरोजेनस कंपाउंड्स वो होते हैं व्हिच आर मेड बाय मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो विटामिन से क्या है? हेटेरोजेनस कंपाउंड्स है व्हिच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। There are major 6 types of vitamins. विटामिन्स के टोटल मेजर जो टाइप्स है वो 6 है। इनमें भी अलग अलग टाइप्स है। मेजर जो 6 टाइप्स है वो क्या? A, B, C, D, E and K, ऐसे टोटल मेजर मेन 6 टाइप्स है। उसमें से A, D, E, K ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल यानी कि जो फैट्स में डिसॉल्व होते हैं, ऑयल्स में, फैटी एसिड्स में, फैट में जो डिसॉल्व विटामिन होते हैं उनको फैट सोल्यूबल विटामिन बोला जाता है, जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के है।
वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? बी एंड सी, यानी कि जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वो विटामिन बी एंड सी है। उसके साथ साथ विटामिन B2 जिसका नेम राइबोफ्लेविन भी है, एंड विटामिन B5 एक इंपॉर्टेंट टाइप्स है विटामिन बी के, B2 B5 राइबोफ्लोविन एंड निकोटिन अमाइड राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 एंड विटामिन B5 एक इंपॉर्टेंट विटामिन बी के टाइप से जो नेसेसरी है किसके फॉर्मेशन के लिए? NADH2 एंड FADH2। NADH2 FADH2 आपने सुना ही होगा, किसमें? क्रेब्स साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इनका फुल फॉर्म है। तो दोनों जो कंपाउंड्स है उनके फॉर्मेशन के लिए विटामिन B2 विटामिन B5 की नेसेसिटी होती है, रिक्वायर्ड होते हैं। एंड इनसे क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, इसलिए विटामिन B5 विटामिन B2 भी इंपॉर्टेंट विटामिन्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स। ओके, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं वाटर। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स है ये अपने बॉडी के अंदर होना चाहिए, दैट इज वाटर। वाटर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कंपाउंड होता है अपने बॉडी के अंदर वो वाटर है। 65 to 70% ऑफ वाटर होता है अपने बॉडी के अंदर, 65 to 70%। जैसे अराउंड वो टोटल अर्थ में सबसे ज्यादा जो लैंड और वाटर के कंपैरिजन करेंगे तो सी ज्यादा होता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा। उसी तरह अपने बॉडी के अंदर भी सबसे ज्यादा जो होता है कंपाउंड जो होता है वो वाटर होता है, जो 65 to 70% होता है। एंड वाटर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंपाउंड है बॉडी का। व्हाई? बॉडी की जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मैनी जो प्रोसेस अपने बॉडी के अंदर सेल के जो ऑकर होते हैं उन सब के लिए वाटर एक मीडियम होता है, इंपॉर्टेंट मीडियम होता है। इसलिए वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसलिए अपने टोटल वन डे में एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ अडल्ट मेल वुमेन 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना ही चाहिए। देन ओनली अपना बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ और स्लो दम फ्लो में चलते रहेगा। तो 65 to 70% वाटर होता है अपने बॉडी के अंदर। ईच सेल कंटेन्स 70% ऑफ वाटर वेट। सेल का जो वेट है उसमें 70% सेल का जो वेट है किसके वजह से? वाटर के वजह से, बिकॉज 65 to 70% से मैंने बोला अपने बॉडी के अंदर वाटर ही होता है। उसी तरह ब्लड प्लाज्मा क्या है? अभी ब्लड के मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट यू शुड नो। वो क्या है मैं बता रहा हूं। WBC, RBC रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ऐसे 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। एंड वाटर जैसे हमने बोला फंक्शनिंग, सेल के फंक्शनिंग के लिए वाटर जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी वाटर लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर तो क्या होता है? अपना सेल का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। जब अपने को लूज मोशन होता है तो अपना बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ वाटर वो लॉस हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिख के देता है? ORS आपने पिया ही होगा, पैकेट होता है जो शुगर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है। तो ORS के वजह से क्या होता है? अपने बॉडी के अंदर पानी की जो कमी हुई है ड्यू टू द लूज मोशन, वो उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। और अपने माउथ में कभी हम लोग क्या करते हैं? ड्राइनेस को एक्सप्रेस फील करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर की कमी की वजह से मुंह सूख जाता है, मुंह सूख जाना वगैरह, लूज मोशन में वाटर की कमी होती है। उसी तरह समर सीजन में जब अपन एक्सरसाइज करते हैं स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, पसीना आता है, इसका मतलब वाटर का लॉस हो रहा है। इसीलिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए डेली डाइट में। ओके, तो क्यों ऐसा? थोड़ा सा भी वाटर का अगर लॉस हो जाता है उससे क्या होगा? सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, स्मूथ या फ्लो में नहीं होगा। अगर वो नहीं फ्लो स्मूथ में नहीं होगा तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। एंड इसलिए वाटर एक इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट, फाइबर भी एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वाटर के साथ साथ। फाइबर का एक्चुअली वी कांट डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक्चुअली वो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। जो अदर सब्सटेंस इनटेक करते हैं फूड के थ्रू, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं? फाइबर्स करते हैं। इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो इटसेल्फ कभी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एंड उसके साथ साथ वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो अपने बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा कुचा जो फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड, उसके एजेशन का मतलब रिमूवल में, बॉडी के बाहर रिलीज करने में भी फाइबर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं।
फाइबर्स अभी बोलेंगे सर ऐसे किसमें, वाटर तो सोर्स आपको पता ही है, बट फाइबर किसमें होता है, लीफी वेजिटेबल्स में, इसलिए लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स में, सीरियल्स में फाइबर का कंपोजिशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स, मिनरल्स और अदर जो विटामिन से सब इंपॉर्टेंट थिंग है इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तब तक के लिए बाय।